नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप कक्षा 10 विज्ञान की बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे किसी अन्य बोर्ड हो, ये वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजर होने वाली है। गेम चेंजर मीन्स जितना मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ सारा पेपर में ही आ रहा है बोर्ड परीक्षा में। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो। एमसीक्यू तो मैं बताने जा रहा हूँ सोल्व करके, और जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ इनको अपना आप सोल्व करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने भी एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट सारे इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ मैं। तो पूरे 70 में से 70 यानी कि 95 या 96% आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर बच्चों टॉपर बनना हो या अच्छे मार्क्स लाने हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर टॉपर बनना हो या अच्छे मार्क्स लाना हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। टॉपर बनोगे तो ध्यान से देखना, अच्छे मार्क्स लाओगे जब भी ध्यान से देखना। आपकी 95% तैयारी हो जाएगी। सही बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों एक छोटा सा काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको मिल सकें। अगर आज आप ये साइंस के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ सारे समझ गए और एमसीक्यू समझ गए तो आपको साइंस में कम से कम 70 में से 65 66 के आसपास नंबर कोई नहीं रोक सकता, या तो 65 नंबर 66 नंबर के आसपास कोई नहीं रोक सकता। इतने नंबर आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन कर लिए 70 में से। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, मनुष्य में लाल ग्रंथों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो लाल ग्रंथों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 जोड़ी पे टिक करेंगे। कितनी जोड़ी पे टिक करेंगे? 3 जोड़ी। नेक्स्ट है, रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब हम किस पे नापते हैं? स्फाइगो मैनोमीटर द्वारा। रक्तदाब को नापते हैं किससे? स्फाइगो मैनोमीटर द्वारा। अगला है, प्रचलित ऊर्जा से प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ऊर्जा ग्रह किसे कौन कहलाता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अलग अगला है, एलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं? एलिंद व निलय किस मानव भाग के अंग होते हैं? किसके होते हैं बच्चों? हृदय के होते हैं। अगला है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है या पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है? पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है। ए ऑप्शन है दाएं अलिंद में, बी ऑप्शन है बाएं अलिंद में, सी ऑप्शन है बाएं निलय में, डी ऑप्शन है दाएं निलय में। ये बताना कमेंट करके बच्चे कौन सा आंसर सही है इसका। अगला, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। श्वसन में निभाता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। अगला, पित्त रस का स्त्रावण होता है। पित्त रस का स्त्रावण क्या होता है बच्चों? यकृत से। किससे होता है? यकृत से। अगला, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं बच्चों? स्टोमेटा में। जो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं वो स्टोमेटा पे टिक करेंगे। सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वक्र है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है बच्चों? उत्सर्जन से संबंधित है। किसमें संबंधित है? उत्सर्जन से। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप में जाइलम है उत्तरदायी है। किसके उत्तरदायी है? जल के वहन हेतु। किसके उत्तरदायी है बच्चों? जल के वहन हेतु। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, चौथा ये सभी। तो ये सभी पे टिक करेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये सभी पे टिक करेंगे। अगला है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है बच्चों? वक्र है। इसको बोलते हैं किडनी। अगला है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है।
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। अगला है श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पाइरुवेट अणु में विखंडन होता है। केंद्रक द्रव में होता है विखंडन बच्चों, केंद्रक द्रव्य। अगला है निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है? फफूंदी है, हरी घास है, आम का पेड़ है, केले का पौधा है। तो फफूंदी है बच्चों विषमपोषी जीव। अगला है पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला है अपोहन संबंधित है। अपोहन किससे संबंधित है? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पोषण से है, श्वसन से है, कि उत्सर्जन से है, या परिवहन से है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? कौन उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वक्र, विक्राणु, बोमन संपुट, न्यूरॉन। ये बताना कौन सा नहीं है बच्चों। ये भी इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे पता है आप सभी की तैयारी। अगला मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों? पाइरुवेट है। क्या है? पाइरुवेट है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल किसमें है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो क्लोरोफिल आवश्यक क्यों बच्चों? प्रकाश संश्लेषण पे टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? प्रकाश संश्लेषण पर। अगला है पौधों में जल की हानि से संबंधित है। पौधों में जल की हानि से संबंधित है तना, जड़, जाइलम, रंध्र। तो रंध्र पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? रंध्र पे। अगला है मूत्र निर्माण होता है। मूत्र निर्माण किस में होता है बच्चों? वक्र में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो वक्र में होता है मूत्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जबड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व परिवहन खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, कैम्बियम। तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है बच्चों? 120, कम ज्यादा से ज्यादा 120, कम से कम 180। ज्यादा से ज्यादा 120, कम से कम 80। अगला है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती किस में? अमाशय में। जठर ग्रंथियां उपस्थित किस में होती है बच्चों? अमाशय में। अगला प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता? क्या नहीं होता बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ऑक्सीजन भी होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। अगला वायु कोष्ठिका पाई जाती है या कोपिका। वायु कोष्ठक को बोलते हैं कोपिका। पाई जाती है किसमें पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है। अगला पौधों में जल परिवहन होता है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? जाइलम के द्वारा। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला एमसीक्यू है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो कौन सा बदल जाता है बच्चों? अंडाशय बदल जाता है। अंडाशय पर टिक करेंगे। अगला पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में होते हैं परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कहीं कोई नहीं। तो परागकोश, तंतु दोनों होते हैं, तो सी ऑप्शन टिक करेंगे, ए और बी दोनों। अगला है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है जंतुओं का, आवर्त बीजी पादपों का, अनावर्ती बीजी पादपों का, शैवालों का। तो आवर्त बीजी पादपों का, बी पे टिक करेंगे, आवर्त बीजी पादपों का। अगला है जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन। तो पुनरुद्भवन कहा जाता है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीज में कौन परिवर्तित होता है? बीजांड होता है बच्चों। बीजांड पे टिक करेंगे। बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण, तो बीजांड पे टिक करेंगे। अगला, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है बच्चों? गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। पपीते पे टिक करेंगे। इस पे टिक करेंगे, पपीते पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विखंडन अमीबा। दूसरा ऑप्शन है खंडन ब्रायोफिलम। सी ऑप्शन है मुकुलन स्पाइरोगाइरा। मुकुलन स्पाइरोगाइरा। डी ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन यानी कि हाइड्रा। तो सुमेलित कौन सा है बच्चों? खंडन ब्रायोफिलम है। इस पर टिक करेंगे। अगला, परिवहन नियोजन की स्थायी विधि है। परिवहन नियोजन की गर्भ निरोधक गोलियां हैं, निरोध का प्रयोग है। तीसरा वेस्केटोमी है, गर्भ समापन है। परिवहन नियोजन की विधियां कौन सी है बच्चों? वेस्केटोमी है। स्थायी विधि है वेस्केटोमी। अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है बच्चों? यीस्ट में या यीस्ट में। पुष्प के जनन अंग हैं। पुष्प के जनन अंग है बच्चों पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। पुष्प के जनन अंग है कौन से? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता? कौन से नहीं होता बच्चों? सिफिलिस, हेपेटाइट्स, HIV या गोनोरिया। गोनोरिया सुजाक। HIV को बोलते हैं एड्स, सिफिलिस को बोलते हैं आर्तशक। तो कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता बच्चों? हेपेटाइट्स। ये सारे रोग यौन से संबंधित होते हैं। ये ऐसा रोग है हेपेटाइटिस, ये यौन से संबंधित नहीं होता। अगला, परागकण किसके अंदर पाया जाता है? परागकण किसके अंदर पाए जाते हैं? परागकण के अंदर ही। परागकण किसके अंदर पाए जाते हैं? परागकण के अंदर ही पाए जाते हैं। या ऐसे पूछ सकता है पेपर है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ऐसा पूछ सकता है। अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बच्चों? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। कैंचो में नहीं होता, तिलचट्टा में नहीं होता, कबूतर में नहीं होता। तो किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला, किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है? बताया मैंने पीछे, पपीते में होता है। मादा जनन तंत्र किस भाग में कोपर्टी स्थापित की जाती है? मानव जनन तंत्र के किस भाग में कोपर्टी लगाई जाती है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ए ऑप्शन है अंडाशय है, बी ऑप्शन अंडवाहिनी, सी ऑप्शन गर्भाशय, डी ऑप्शन है योनि। तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, किस पर मादा जनन तंत्र के किस भाग में कोपर्टी लगाई जाती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। अगला, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन क्या होता है बच्चों? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, इन सभी में होता है। किसमें होता है? इन सभी में। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें होता है बच्चों? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है। परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागकण, बताया मैंने पीछे। पुष्प का जनन अंग होता है। पुष्प का जनन अंग किसमें होता है बच्चों? पुष्प का जनन अंग होता है जायंग के अंदर। भ्रादल पुंज, दलपुंज, जायंग, तना। तो जायंग के अंदर होता है पुष्प का जनन अंग। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 पर टिक करेंगे। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। जो मस्तिष्क का भाग है मुख्य सोचने वाला, क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अग्र मस्तिष्क। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य का मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या होता है बच्चों? सर्वाधिक विकसित होता है। प्रेम मस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रेम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रम। अगला है, मनुष्य में मेरुरज्जा से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। मनुष्य में मेरुरज्जा से निकलने वाली कोशिकाएं होती हैं किस? 31 जोड़ी होती हैं। मनुष्य में मेरुरज्जा से निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी होती है बच्चों? 31 जोड़ी। अगला है, मेड्यूला ओब्लागेटा नियंत्रण करता है। मेड्यूला ओब्लागेटा नियंत्रण करता है। क्या करता है बच्चों? अनैच्छिक क्रिया करता है। अगला, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है बच्चों? एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस हार्मोन का नाम लिखना जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्सिन्स।
अगर निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? जिबेरेलियन, जिबेरेलियन है, ऑक्सिन है। सही बच्चों, दो तीन और है, याद कर लेना, एक और आएगा इसमें से आंसर। ऑक्सिन है, जिबेरेलियन, साइटोकाइनिन है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में। मैंने पीछे बताया था कि पादप हार्मोन कौन से हैं। तो पादप हार्मोन कौन कौन से? एक तो जिबेरेलियन है, एक ऑक्सिन है, एक साइटोकाइनिन है। इन्हें छोड़ के जो भी पूछा है वो क्या है? वो नहीं है। सही है। एक एथिलीन भी है, एथिलीन भी हार्मोन का नाम है। एथिलीन, जिब्रेलियन, ऑक्सिन्स और एक क्या है? साइटोकाइनिन। ये हार्मोन है। इनसे अलग पूछा तो इनसे अलग नहीं है। याद रखना बच्चों, चारों ध्यान रख लेना है, एक एमसीक्यू लगेगा इसमें से। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन जो हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है बच्चों? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। अगला है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला है कौन सा जंतु हार्मोन है? कौन सा जंतु हार्मोन है बच्चों? साइटोकाइनिन, जिब्रेलियन, ऑक्सिन। ये तो हमारे पादप हार्मोन है, बताया मैंने ऊपर। एड्रीनलिन है जंतु हार्मोन। एड्रीनलिन क्या है? जंतु हार्मोन है। अगला है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अभी बताया था, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। ये तो पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित हार्मोन है वैसोप्रेसिन। क्या है बच्चों? वैसोप्रेसिन। अगला है उन्मुख होने वाले पादप प्रवाह को कहते हैं। उन्मुख होने वाले पादप प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। अगला थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों घेंगा होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा। अगला है पौधों पर परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस प्रकार का कारण होता है? एबेसिक अम्ल। किस प्रकार का कारण होता है बच्चों? एबेसिक अम्ल। अगला है मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि क्या बोला? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन से बच्चों? पीयूष को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है? अग्नाशय है बच्चों। क्या है? अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएच मॉर्गन के ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए? जो टीएच मॉर्गन है उन्होंने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए? फलमक्खी पर किए थे। किस पे किए थे? फलमक्खी पर। अगला पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का जो नियम प्रस्तुत किया था किस पे करा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किस पे करा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है मेंडेल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किया? जो मेंडेल है उसने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए? किस पे किए थे? मटर पे किए थे। अगला एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है बच्चों? 9:3:3:1। अगला है मेंडेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त करी थी बच्चों? गिरजाघर में करी थी। कहाँ करी थी? गिरजाघर में करी थी। अगला केंद्रक यानी गुणसूत्र बना होता है। केंद्रक गुणसूत्र किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से। अगला है मेंडेल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? वियना विश्वविद्यालय से किया था। किससे करा था? वियना विश्वविद्यालय से। शुक्राणु में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या होती है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 44 होती है। अगर जोड़ी पूछे तो 22, गुणसूत्रों की संख्या पूछे 44। याद रखना बच्चों। अगला मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46। जोड़ी पूछेगा तो 23 लगाएंगे, गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा 46। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों कौन प्रकट करता है बच्चों? कैपिटल आर आर, स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल आर आर, सॉरी कैपिटल आर आर। तो कैपिटल आर आर पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? कैपिटल आर आर पे। अगला डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है बच्चों? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए किसके अंदर है? केंद्रक के अंदर। अगला है मेंडेल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे का जिन प्रारूप है। शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी टी। मेंडेल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे क्या लिखेंगे? स्मॉल टी टी। अगला केवल प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं बच्चों? प्रियांस के। प्रोटीन किसके बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रियांस, जीन।
किसके बने होते हैं? प्रियांश के। मेंडेल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप जीनोटाइप होता है। जीन प्रारूप जीनोटाइप क्या होता है बच्चों? कैपिटल टीटी। क्या होता है? कैपिटल टीटी। अगला है आनुवंशिकता विज्ञान के जनक जॉन मेंडेल। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडेल। मेंडेल का प्रायोगिक पौधा है उद्यान मटर। अगला एमसीक्यू है, मेंडेल का प्रायोगिक पौधा है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। उद्यान मटर पे टिक करेंगे। अगला, मेंडेल प्रसिद्ध है। मेंडेल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मेंडेल? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सृजनिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो कौन सा टिक करेंगे सभी बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। अगला है, मेंडेल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? मेंडेल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने में झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा? कौन सा करेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखना बच्चों, स्मॉल और कैपिटल को ध्यान से देखना। तो कौन सा करेगा बच्चों? इस ऑप्शन सी करेगा, कैपिटल टी टी और स्मॉल आर आर। कैपिटल टी टी, स्मॉल आर आर। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडेल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? किन लक्षणों का अध्ययन किया था? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बोने पौधे, सफेद बैंगनी फूल, ये सभी। तो ये सभी पर टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? ये सभी पर। अगला क्वेश्चन, मेंडेल ने अपना प्रयोग किया था। जो मेंडेल ने, उसने अपना प्रयोग किस पे किया था बच्चों? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए। तीसरा, चावल के उत्पादन के लिए। चौथा, गेहूं के उत्पादन के लिए। जो मेंडेल ने अपना प्रयोग किया था, किसके लिए करा था बच्चों? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए करा था उसने। सही है बच्चों, ये बायोलॉजी के एमसीक्यू थे। अब इसके बाद फिजिक्स के एमसीक्यू, फिर केमिस्ट्री के एमसीक्यू। ध्यान से देखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है बच्चों किसकी, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। C4H10O, बी ऑप्शन है C4H10O2, सी ऑप्शन है C4H10 और डी ऑप्शन है C4H8। तो ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र क्या है बच्चों? C4H10O। ए वाला ऑप्शन टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे? ए वाला। दूसरा एमसीक्यू है, C6H6 में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? अब सी में कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। सी हमारा क्या? कार्बन है, और कार्बन में परमाणु संयुक्त जो होती है कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन 1 ए, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो किस पे टिक करेंगे? सी पे टिक करेंगे, 4 पे। अगला एमसीक्यू है, सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी में कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन हमारा ये है, बी ऑप्शन ये है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं OH को बोलते हैं एल्कोहल अम्ल, एल्कोहलिक समूह। CHO ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। CHO हमारा क्या है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप। सही है बच्चों, ये ऑप्शन दे रखे इसने हमें। और सजातीय श्रेणी क्या कह रहा है? इनमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इन चारों के अंदर जो अल्कोहल के समूह है दोनों, वो वही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। अल्कोहल के समूह ये रहे, अल्कोहल के समूह ये रहे। इस पर टिक करेंगे। ये ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? एल्कीन की निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? ए ऑप्शन मैथेन, बी ऑप्शन एथेन, सी ऑप्शन एथिलीन, डी ऑप्शन एसिटिलीन। तो हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन सा बच्चों? एथिलीन। एथिलीन पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? एथिलीन पे। अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसके बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो CH4 में तो होगा नहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
क्योंकि ये तो संतृप्त होगा, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड लगेगा। इसके अंदर भी ना होगा, C2H2 C2H6 ए ऑप्शन के अंदर है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ए ऑप्शन है हमारा C2H2। अगला निम्नलिखित में से कीटोन है, कीटोन कौन सा बच्चों? मेथेनॉल, ये नहीं है, अल्कोहल समूह है। एथेनॉल, ये भी नहीं है। प्रोपीन, ये भी नहीं है कीटोन समूह। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है कीटो समूह। कीटो समूह क्या बच्चों? प्रोपेनोन। अगला एमसीक्यू, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। एथेनॉल की क्रिया हम सोडियम से कराएंगे तो क्या निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस। एथेनॉल की क्रिया अगर हम किससे करा रहे? सोडियम धातु से करा रहे हैं, तो क्या निकलेगी? हमारे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला है, ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयुक्त होती है। ईंधन के रूप में और औषधियों के रूप में क्या प्रयुक्त होती है बच्चों? एथेनॉल। ये दवाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम, और ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? एथेनॉल को। अगला एल्काइन है, एल्काइन है। एल्काइन के अंदर, एल्काइन चेक करेंगे बच्चों, इसके अंदर एल्केन के अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगता है। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड लगता है। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ये ध्यान रखना बच्चों, याद रखना। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, एल्केन के अंदर डबल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अब देख लो ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर लग रहा है? इसके अंदर लग रहा है, इसके अंदर। इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं दोनों। ओनली बस हम ट्रिपल बॉन्ड का चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारी क्या? एल्काइन है। अगला एमसीक्यू है, प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन का सूत्र क्या है? प्रोपेन सूत्र बनाने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, CnH2n+2। एन का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, CnH2n+2। ओके, किसका पूछा? प्रोपेन का। प्रोप, मैथ एथ प्रोप। प्रोप किसको बोलते हैं? 3 कार्बन को। एन की जगह 3 रख देंगे। अगर हम एन की जगह 3 रख देंगे तो C3 हो जाएगा, C3। H3 दूनी 6, 6 2 8, H8 हो जाए, C3H8। तो C3H8 कहाँ है इसके अंदर बच्चों? ये है C3H8। ये हमारा किसका सूत्र है? प्रोपेन का। किसका सूत्र है? प्रोपेन का। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अब एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH, CHO, COOH, C डबल बॉन्ड O। OH हमारा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। CHO हमारा एल्डिहाइड का, ध्यान रखना, CHO एल्डिहाइड का है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। COOH किसका क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और ये COO ये हमारा कीटो समूह है। ये हमारा क्या? कीटो समूह है। तो ये पूछ रहा है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, तो कि अल्कोहल का OH है। एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछेगा तो COOH लगाएंगे। अगर कीटो ग्रुप पूछेगा तो ये लगाएंगे। अब पूछ रहा है बच्चों अल्कोहल समूह, तो OH पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है बच्चों, ध्यान रखना, एक कंडीशन है CnH2n, CnH2n और CnH2n। इसका मतलब है तीनों में सेम है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। तो सटा हटा घटा याद रखना, सटा हटा घटा। सटा, सटा में 2 जोड़ देंगे नीचे इनके, और इसके अंदर 2 हटा ही देंगे, इसमें जोड़ने के ना है। दूसरे नंबर, और सटा हटा घटा, इसके अंदर 2 घटा देंगे, 2n-2, ऐसा करके आ जाएगा CnH2n-2, ये ऐसा करके आ जाएगा।
ये होगा हमारा एल्केन, इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइन। तो सूत्र क्या ये कह रहा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा बच्चों? CnH2n होगा। क्या होगा? CnH2n। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चों? CnH2n वाला, एक ऑप्शन टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? CnH2n। अभी अगला आ गया एल्केन का सामान्य सूत्र, अभी बताया मैंने पीछे। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र सटा वाला, CnH2n+2। सटा हटा घटा, ये याद रखना बच्चों, सटा हटा घटा। एक MC को जरूर आएगा इस तरह का। तो CnH2n+2 ये वाला टिक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ए ऑप्शन है एथेनॉल, बी ऑप्शन है एथेनेल एथेनल, सी ऑप्शन है एथीन, डी ऑप्शन है एथाइन। तो IUPAC का एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है बच्चों एथेनल। क्या है इसका IUPAC नाम? एथेनल। अगला है प्रोपेनॉल का सूत्र है, प्रोपेनॉल का सूत्र है प्रोपेनॉल। प्रोप कितने कार्बन शुरू होगा? 3 कार्बन से। ऐसे ट्रिक याद रखना बच्चों, प्रोप कितने कार्बन शुरू होगा? 3 कार्बन से। सही है। और नोल, नोल कौन सा ग्रुप है हमारा? OH वाला। नोल कौन सा ग्रुप है? OH वाला। अब देख लो, ये 3 कार्बन थोड़ी शुरू हो रहा है, ये तो है ही नहीं ना, ये 3 कार्बन शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है। 3 कार्बन शुरू ये भी हो रहा, और 3 कार्बन शुरू ये भी हो रहा। और दोनों को पीछे क्या लग रहा है? OH लग रहा। क्या लग रहा? OH। तो अब है कौन सा बच्चों? वो चेक कर लेंगे। अब है कौन सा? वो चेक कर लेंगे। प्रोपेनॉल का सूत्र बच्चों क्या है? 3 कार्बन होते हैं उसके अंदर, हाइड्रोजन 7 होते हैं और ग्रुप होता है हमारा OH। प्रोपेन का फॉर्मूला 3 कार्बन, हाइड्रोजन 7 होते हैं और ग्रुप होता है OH। तो हमारा प्रोपेनॉल का क्या है बच्चों? सूत्र है ये। अगला एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है मेथेनॉल, मैथेनल, एथेनॉल, एथेन। तो एल्डिहाइड जो है बच्चों मैथेनल है। क्या है? मैथेनल। अगला है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बच्चों एथेनॉल है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? मैथेनॉल। याद रखना, एथिल अल्कोहल का तो एथेनॉल होएगा, और एसिटिक अम्ल का होएगा मैथेनॉल या मैथेनोइक अम्ल। अभी अभी बताया था मैंने, ये आ गया CH3COOH का IUPAC नाम। CH3COOH क्या है? हमारा एसिटिक अम्ल है। CH3COOH क्या हमारा IUPAC एसिटिक अम्ल है। इसका IUPAC नाम क्या बचा है बच्चों मैंने? एथेनोइक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। बच्चों इसके अंदर 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथ। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक नहीं होने का, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है प्रोपेनल। नल किस में जुड़ता है बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जुड़ता है। नल, ध्यान रखना बच्चों, नल किसके अंदर जुड़ता है? एल्डिहाइड समूह के अंदर। और एल्डिहाइड समूह क्या है हमारा? CHO। एल्डिहाइड समूह क्या है हमारा? CHO। एक बार और बता दो बच्चों, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह में अब बताया मैंने CHO होता है, क्योंकि नल किसके अंदर जुड़ता है? एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है। अभी हमारा कीटो ग्रुप है, मैंने पीछे बताया था। क्या है? कीटो ग्रुप। और इसके अंदर IUPAC के अंदर क्या जुड़ता है? इसके अंदर ओन जुड़ता है। कीटो ग्रुप के अंदर क्या जुड़ता है? ओन जुड़ता है इसमें। ये हमारा OH है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप में क्या जोड़ते हैं हम? ओल। क्या जोड़ते हैं? ओल। ध्यान रखना, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हमारा क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या जोड़ते हैं हम? ओइक अम्ल। IUPAC नाम बनाते समय क्या जोड़ते हैं हम बच्चों? ओइक अम्ल। तो यही पूछ रहा है ये कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें।
अगला, निम्नलिखित में से एल्कीन है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन अभी बताया था मैंने, जिसके अंदर डबल बॉन्ड लग रहा हो। इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, ये नहीं है। इसके अंदर डबल बॉन्ड लग रहा है, ये हो सकता है। इसके अंदर फर्स्ट सिंगल बॉन्ड लग रहा है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा। ये तीनों तो है ही नहीं, बी वाला है H2C डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनोन में नॉन, नॉन किस में अभी बताया मैं, नॉन किस में है बच्चों? ये कह रहा प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह। अभी नॉन मैंने ऊपर बच्चों किस में बताया था? कीटोन ग्रुप में बताया था। किस में बताया? कीटोन ग्रुप में। तो कीटो ग्रुप हमारा ये है, तो कीटो ग्रुप के अंदर क्या आता है हमारा? नॉन आता है। यही पूछ रहा है ये कि प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है ये वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, Fe2O3 Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। ये फेरस ट्राईऑक्साइड होएगा बच्चों, फेरस ट्राईऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है हमारी ZnO जिंक ऑक्साइड। क्या है बच्चों? जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु कैल्शियम, पोटेशियम, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो क्षारीय धातु हमारी पोटेशियम है बच्चों। क्या है? पोटेशियम। नाइट्रोजन पर द्विपरमाणु अणु में आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध होते हैं। क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन में त्रिआबंध होते हैं। क्या होते हैं? त्रिआबंध पे टिक करेंगे। नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? त्रिआबंध। त्रिआबंध पे टिक करेंगे। अगला है बच्चों, अमलगम होता है। अमलगम होता है, क्या होता है बच्चों? मिश्र धातु होता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, जब जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके, जस्ते को बोलते हैं जिंक। जस्ते क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक, यानी कि Zn। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन निकालता है। बृहत्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों का वाला तत्व है। जिसके बृहत्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? धातु कहलाता है। सॉरी, अधातु। क्या कहलाता है बच्चों? अधातु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? कौन सी अधातु है बच्चों? हीलियम। कौन से बच्चों इसके अंदर? हीलियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। कौन सी नहीं होती बच्चों? मरकरी। ये ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती, मरकरी। अगला है बच्चों, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का जो सूत्र है बच्चों CuFeS2 है। ये ऑप्शन ये है बच्चों, CuFeS2। ये नहीं है, ये जो है ओनली बस कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछ रहा, CuFeS2। अगला है, कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क है बच्चों Cu2S। क्या है? Cu2S। अगला MCQ है, फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर है 2% अशुद्धियां सहित कॉपर, जिसमें 2% अशुद्ध हो वो कॉपर है बच्चों। अगला, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फफोलेदार जो कॉपर है उसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा 98। कॉपर की मात्रा कितनी होती है बच्चों? प्रतिशत मात्रा 98%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती? सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती। कौन सी नहीं करती? कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम या जिंक या सोडियम कैल्शियम। तो सोडियम कैल्शियम नहीं करती है। सोडियम और कैल्शियम नहीं करते सामान्य ताप पर जल से क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है Mg और Zn। यही है बच्चों Mg/Zn। ये है, ये ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन अलग नहीं करती है। ठंडे जल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है।
ऐसा कौन सी धातु है जिसके साथ ठंडे जल की क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं? तो सोडियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करती है और सोडियम सोडियम धातु से क्रिया करती है। ठंडे जल से सोडियम धातु के साथ क्रिया करके तो क्या निकालती है? हाइड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है? हाइड्रोजन। अगला है अधातु है। अधातु बच्चों एफ है हमारा। एफ का नाम बताएंगे सभी बच्चे, क्या है, क्या बोलते हैं इसको कमेंट बॉक्स में। अगला, ठंडे तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठंडे तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या निकालते हैं बच्चों? जस्ता, यानी कि जिंक निकालते। जिंक पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? जिंक पे। अगला है एंटीमनी है। एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो बच्चों उपधातु है एंटीमनी। क्या है? उपधातु। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। जो अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है कितना होता है बच्चों? 5.6 से कम। कितना होता है पीएच मान? 5.6 से कम। अगला है CaOCl2 का प्रचलित नाम है। CaOCl2 का प्रचलित नाम, सही बच्चे देखेंगे कौन सा नाम है इसका? बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा। तो CaOCl2 को हम व्यंजक चूर्ण बोलते हैं और व्यंजक चूर्ण का प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है बच्चों 7। कितना होता है? 7। अगला, प्रबल बेस है। प्रबल बेस है। प्रबल बेस क्या है बच्चों? NaOH। प्रबल बेस क्या है हमारा? NaOH। अगला, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे का दूसरा नाम बच्चों बेकिंग सोडा। खाने के सोडे का दूसरा नाम क्या बच्चों? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है हमारा NaHCO3। NaHCO3। अगला, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है बच्चों CaNO3 की ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। बी ऑप्शन है। CaNO3 की ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट। अगला है, पीएच बराबर 8.5 मान वाला विलयन है क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो वो हमारा क्षारीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो हमारा अम्लीय कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 ही हो उदासीन कहलाता है। तो पीएच मान 7 से ज़्यादा कह रहा तो क्या कहलाएगा बच्चों? क्षारीय। ए ऑप्शन टिक करेंगे। फिर उदासीन घोल का पीएच मान, उदासीन का कितना बताया बच्चों? मैंने 7 बताया था। 7 पे टिक करेंगे। अगला, धावन सोडे के एक अणु में जल के अणु की संख्या। धावन सोडे के एक अणु में जल के अणु की संख्या होती है 10। धावन सोडे के एक अणु में जल के अणु की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से क्या होता है? अम्ल के साथ क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? लवण और जल बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, शून्य पीएच, जिसका मान 0 हो उसका पीएच विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। जिसका मान 0 हो उसका पीएच विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा बच्चों। अगला, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? या ऐसा पूछ सकता है कि H2SO4 के विलयन में पीएच का मान कितना होता है? ये हमारा अम्लीय विलयन है बच्चों। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऐसे पूछ सकता है पेपर में, ऐसे पूछ सकता है। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताया मैंने बच्चों, व्यंजक चूर्ण CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। अगला, उदासीनीकरण अभिक्रिया किन के बीच होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किन के बीच होती है बच्चों? अम्ल और क्षार के द्वारा। सी पे टिक करेंगे। अम्ल और क्षार के द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार सबको पता होंगे किसे किससे बोलते हैं। नेक्स्ट है,
धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगला है जल को जीवाणु रहित बनाने में कौन उपयोगी है, जल को जीवाणु रहित बनाने में कौन उपयोगी है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। कौन है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला 1 विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो विलियन का पीएच मान क्या होता है, जब कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन क्षारीय हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय का पीएच मान 8, क्योंकि 7 से ज्यादा होता है क्षारीय का पीएच मान। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण किसे अभिक्रिया गैस निकलती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया में गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अगला Na2CO3 इंटू 10H2 का सामान्य नाम है, Na2CO3 इंटू 10H2 का सामान्य नाम है, क्या नाम बच्चों, धावन सोडा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा। अगला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है बच्चों 7, कितना होता है, 7। अगला लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 की ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या बच्चों, PbNO3 की ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। नेक्स्ट चैप्टर है अभिक्रिया HCl जलीय प्लस NaOH जलीय से क्या बन रहा है बच्चों हमारा, NaCl और H2O, यानी कि NaCl लवण और जल निकलने, और लवण और जल निकलने तो कौन सी अभिक्रिया वो हमारी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, जब लवण और जल निकले तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला Zn प्लस CuO से क्या बन रहा, CO अलग निकल गया, CO अलग निकल गया, ZnO अलग निकल जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड अपचेत होता है, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, अपचेत। कॉपर अलग निकल गया, Zn के साथ O जुड़ गया, तो कॉपर साइड क्या होगा, अपचेत। अगला संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया कार्बन का वायु में जलना, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों कार्बन का वायु में जलना। सभी बच्चों को पता होगा संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, सही है बच्चों। तो कार्बन का वायु में जलना। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया ये पहला ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। दूसरा ऑप्शन ये है, देख लिया। सी ऑप्शन ये है, सी भी देख लिया, ध्यान से देखना बच्चों। डी ऑप्शन ये है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जो तत्व आपस में क्या करते हैं, अदला बदली। अदला बदली कौन सा, अगर आप दोबारा चेक कर लो, ये पहला ऑप्शन देखते हैं हम, इसका SO4 हटके यहाँ जुड़ गया, BaSO4 निकल गया, और HCl यहाँ से हटके H के साथ जुड़ गया, HCl अलग निकल गया, 2 से गुना कर दी। अदला बदली हो रही ना, इसका इधर चला गया इसके पास, इसका यहाँ चला गया इसके पास, इसमें अदला बदली होगी, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया। और किसी में हो रहा नहीं हो रहा होगा ये कंडीशन, इसी पे टिक कर लगा देंगे बच्चों, ए पे, ये ऑप्शन पे। अगला है को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, डैश को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसमें से कौन सा रखें जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, लेड नाइट्रेट रख देंगे बच्चों PbNO3 की ट्वाइस। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी हमें। अगला निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए,
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। ऐसी हम क्या चीज रखें जो इस समीकरण पूरी हो जाए? ए ऑप्शन सी AO, बी ऑप्शन सी AOH2, सी ऑप्शन सी H3COOH, डी ऑप्शन सी AS2। तो हम क्या रखेंगे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। क्या रखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। ये रख दे बी ऑप्शन। ये इसको इसकी क्रिया कराएंगे तो ये और पानी निकलेगा। करा के देख सकते हो क्रिया पीछे मैंने सिखा रखे बच्चों इस पिछली वीडियो में ही क्रिया करनी क्या होता है जबकि अंदर। अगला है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe से क्या बन रहा हमारा? FeSO4 प्लस CO अलग निकल गया। सही है बच्चों? जो ज्यादा क्रियाशील एलिमेंट है वो अलग निकल गया, ये इसके साथ जुड़ गया। सही है? तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया। अगला है निम्नलिखित अभिक्रिया है CaCO3। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो CaO अलग निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा। ध्यान से देखना, CaO अलग निकल गया, एक O निकल गया, और CO2 अलग निकल जाएगा। निकल गया तो किसका उदाहरण है बच्चों? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का। अगला है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसको देखेंगे बच्चों और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही है। सही है बच्चों? ये समीकरण है बच्चों, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 से क्या बन रहा? इसका यहाँ से हट कर Ba के साथ जुड़कर BaSO4 और HCl अलग निकल गया। अभी इस तरह की पीछे बताई मैंने। तो जब इस तरह कंडीशन अदला बदली हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको हम? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला बच्चों BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। ये समीकरण बन रही है, यही रासायनिक समीकरण बन रही है। ये पूछा इसका नाम क्या है? योग अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। यही पीछे बन रही थी बच्चों अभी। तो उसमें मैंने बताया था अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों ने नाम याद रखने बच्चों। अवक्षेपण अभिक्रिया का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी अदला बदली हो रही है। इसका SO4 हट के यहाँ लग गया, इसका HCl यहाँ से हट के यहाँ लग गया, NaCl निकल गया। अदला बदली हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है बच्चों Zn प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4 से क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2, गैस निकल गई। तो क्या करा बच्चों कि SO4 यहाँ से हट के यहाँ जुड़ गया और अधिक क्रियाशील धातु अलग निकल गई H2। इसको मैंने नाम बताया अभी विस्थापन अभिक्रिया। इसका SO4 यहाँ से हट के यहाँ जुड़ गया और जो अधिक क्रियाशील धातु अलग निकल जाएगी हाइड्रोजन। और जब अधिक क्रियाशील धातु अलग निकल गई तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगला कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, मैंने पीछे बताया था। अगला जिन आयनों के विनिमय में अदला बदली करके नए यौगिक बनते हैं, जिन आयनों के विनिमय में अदला बदली करके नए यौगिक बनते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी पीछे बताया मैंने कई बार। क्या बोलते हैं उसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है Fe2O3 प्लस 2Al से क्या बन रहा? Al2O3 प्लस 2Fe। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पहला MCQ है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। क्षितिज पर आसमान दिखता है, कैसे दिखता है? श्वेताभ, बी ऑप्शन रक्ताभ, तीसरा नीलाभ, चौथा है कृष्णाभ। तो कैसा दिखता है बच्चों? रक्ताभ। सूर्योदय के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है, कैसे दिखता है? रक्ताभ। अगला जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने
त्रिभुजाकार प्रिज्म में गुजरती हैं, कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म में गुजरती हैं, तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। जब एक कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है बच्चों? बैंगनी रंग का होता है। अगला, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा है बच्चों? नीला। सबसे कम विचलन कोण वाला कौन सा है बच्चों? नीला। नीले पे टिक करेंगे, किस पे टिक करेंगे? नीले पे। अगला है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण। तो प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों आकाश का रंग नीला। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी, इसमें क्या परिवर्तन किया जाता है? ए ऑप्शन पुतली द्वारा, बी ऑप्शन दृष्टि पटल द्वारा, सी ऑप्शन पारितारी के द्वारा, डी ऑप्शन है पक्षाभि मांसपेशी द्वारा। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है बच्चों, इसके द्वारा किया जाता है पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा। अगला एमसीक्यू है, जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है, कैसा होता है बच्चों? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। अगला, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? दूरदृष्टि दोष के लिए हमारा बच्चों उत्तल लेंस लगेगा, और निकट दृष्टि के लिए हमारा उत्तल लेंस लगेगा। किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। और किसी को दूर दृष्टि दोष है उसे लगेगा उत्तल लेंस। ध्यान रखना है बच्चों। अगला है, जब श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उसका दूर बिंदु होता है, कहाँ होता है बच्चों? अनंत से कम दूरी पर। कहाँ होता है? अनंत से कम दूरी पर। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु पूछे? कुछ ही पूछे तो इसका आंसर लगाना 25 सेंटीमीटर पर। क्या लगाना है? 25 सेंटीमीटर पर। अगला है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, किस बनता है? रेटिना पर। अगला, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है बच्चों लाल रंग में। किसमें होता है? लाल रंग में। और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसमें होता है? बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम पूछे तो लाल रंग, सबसे ज्यादा पूछे तो बैंगनी रंग। अगला, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। अगला, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है बच्चों? अनंत। अगला एमसीक्यू है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह होती है, क्या होती है बच्चों? दृष्टि पटल। क्या होती है वो? दृष्टि पटल। अगला है, जब व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। जब व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को देखने में क्या है? वो असमर्थ है, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा? जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख रहा, वो निकट की वस्तु स्पष्ट देख रहा है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है बच्चों? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है उसे? निकट दृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तु को सही देख रहा है, पास की वस्तु को सही नहीं देख रहा, कम उसे बच्चों दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है उसे, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, तो
तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। अगर किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो उसे निकट दृष्टि दोष है। तो यही कह रहा बच्चों ये कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसे कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें ऊष्मा होगी। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी बच्चों? 1/4। क्या होगी उसमें उत्पन्न ऊष्मा? 1/4। अगला है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, समान प्रतिरोध है और उनको किस क्रम में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। कितने गुना होगा बच्चों? 3 गुना। अगला है विद्युत धारा। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। धारा की इकाई क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। अगला है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभों X में दिए गए हैं। स्तंभ Y में दिए गए चित्रों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये स्तंभ X में क्या दे रखे? विद्युत परिपथ के अवयवों के नाम दे रखे। स्तंभ Y में इनका क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। अब यहाँ वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या लिखेंगे? V। तो पहले का संबंध किससे आ रहा है? यहाँ तीसरे से। पहले का V आ रहा है यहाँ, तो वोल्ट मीटर को V, पहले का संबंध तीसरे से होगा। ध्यान रखना। प्रतिरोध को कैसे डिनोट करेंगे? इस तरह। प्रतिरोध को मैं इस तरह डिनोट करें, करते हैं नहीं? तो दूसरे का पहले से आगा, दूसरे किससे आगा? पहले से। याद रखना पहले का संबंध किससे था हमारा? पहले का संबंध था चौथे से। सही है। दूसरे का संबंध प्रतिरोध वाले का किससे था? पहले से था, फर्स्ट से होगा। अब बंद प्लग कुंजी। कुंजी का है हमारी? कुंजी से बोलते हैं, इसे कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी। तो तीसरे का संबंध किससे होगा? चौथे से। तीसरे का संबंध किससे होगा? चौथे से होगा। विद्युत सेल, ये हमारा ये वाला, इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल, यानी कि बैटरी। तो चौथे का संबंध किससे होगा? दूसरे से। चौथे का संबंध किससे होगा? दूसरे से। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ। जो पहले का संबंध बताया था बच्चों, मैंने पहले का संबंध किससे बताया था? वोल्ट मीटर से बताया था, यानी कि थर्ड से। तो पहले का संबंध थर्ड से है। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ये डी ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ध्यान से करना है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? जो एम्पियर सेकंड है किसका मात्रक है बच्चों? आवेश का। किसका मात्रक है वो? आवेश का। अगला है R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह का तो फॉर्मूला है नहीं इसमें। तो क्या करेंगे बच्चों? इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे। 1/R बराबर, इसका एलसीएम क्या आ रहा? R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। इसकी गुना इधर हो जाएगी, इसकी गुना इधर, यानी कि R1 प्लस R2। ये एलसीएम सोल्व कर दिया हमने। अब किसका मान निकालना? मैं R का मान निकालना। तुल्य प्रतिरोध कह रहा, तुल्य प्रतिरोध यानी कि R।
अगर हम आर का मान निकाल रहे हैं, इसे उल्टा कर दो, आर बराबर, जब ये उल्टा करा तो ये भी उल्टा कर देंगे, R1 R2 बटे R1 R2 बटे में कितना R1 प्लस R2, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। कौन सा ऑप्शन सी है बच्चों? सी वाला ऑप्शन टिक करेंगे सभी बच्चे, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अगला है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई, विभवांतर की इकाई होती है बच्चों वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अगला है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वोल्ट 222 वोल्ट अंकित है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? ये ऑप्शन है बच्चों, ये चार में से एक सही है। अभी हम वाट कह रहा, वाट किसका मात्रक है बच्चों? सामर्थ्य का, और सामर्थ्य को हम पी से नोट करेंगे तो पी बराबर कितना? 440 वाट आगा। वोल्ट, ये वोल्ट दे रखा, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, और विभवांतर को वी से नोट करेंगे, वी बराबर 222 वोल्ट। हमें निकालना प्रतिरोध, तो फॉर्मूला है बच्चों P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। इनका मान रखेंगे और मान रखकर सोल्व करेंगे, हिस्सा आर का मान निकल जाए। आर का मान कोई, सभी बच्चे ऑप्शन बताएंगे सोल्व करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस कंडीशन में P बराबर, इस कंडीशन में रख देंगे वैल्यू, और वैल्यू रख के क्या करेंगे? आर का मान निकाल लेंगे, और आर का मान कितना आएगा मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अगला है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज तार है घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? किस तार के बच्चों? जीवित तार के। किस तार के जोड़ते हैं बच्चों? जीवित तार। अगला, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए, शक्ति का मात्रक को x1 से नोट करा, कार्य का मात्रक को x2 से प्रदर्शित करा, समय के मात्रक को इसने x3 से प्रदर्शित करा, कर दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? x1 x2 बराबर x3, x1 x2 बराबर x3। ये x3 मीन्स क्या है कि समय का मात्रक, समय जो है वो शक्ति और कार्य के गुणनफल के बराबर है, नहीं है। जो समय है हमारा, x3 को तो समय बोल लेंगे, जो समय है वो शक्ति और कार्य गुणनफल के बराबर है, नहीं है। अब ये देख लो बी ऑप्शन, x1 इंटू x3, x1 को हमने क्या बोला? शक्ति, यहां शक्ति होगा, इंटू x3 को क्या बोला बच्चों हमने? x3 को बोला समय, तो शक्ति गुना समय होगा, होगा बराबर x2 को क्या बोला इन्होंने? कार्य, बराबर कितना? कार्य। तो जो कार्य होता है हमारा शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होता है, ये सही है। जो कार्य होता है हमारा शक्ति और समय के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो बी ऑप्शन टिक कर देंगे। क्या टिक करेंगे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम, ओम पे टिक करेंगे। अगला, हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार बना होता है बच्चों नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला, एक अशुशक्ति किसके बराबर है? अशुशक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर, HP। किसके बराबर है? 746 वाट के। किसके बराबर है? 746 वाट के। अगला है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी है? 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या कितनी है? 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। अगला MCQ है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा का। कैसा होता है? सरल रेखा। एक वैद्युत बल्ब का तंतु कैसा होता है? टंगस्टन का। एक वैद्युत बल्ब का तंतु कैसा होता है बच्चों? टंगस्टन का होता है।
वैद्युत विभवांतर का मात्रक है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है बच्चों? वोल्ट। क्या मात्रक है? वोल्ट। वैद्युत धारा को मापते हैं, वैद्युत धारा को किससे मापते हैं बच्चों? एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो किलोवाट घंटा है बच्चों वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, क्या है बच्चों? P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। विद्युत शक्ति की इकाई होती है, शक्ति या सामर्थ्य पूछ है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य पूछ है, उसकी इकाई होती है बच्चों वाट। क्या होती है? वाट पे टिक करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए उपयुक्त नियम है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए उपयुक्त नियम है। क्या नियम बच्चों? कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या नियम बच्चों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पे टिक करेंगे। अगला है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों? वैद्युत धारा की दिशा में। किस पर निर्भर करता है? वैद्युत धारा की दिशा पर। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है बच्चों? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, कोई धारावाही प्रणालिका है उसको क्या लटका? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, सदैव स्थिर होगी। क्या स्थिर होगी? उत्तर दक्षिण में। सदैव कैसी स्थिर होगी? स्थिर होगी बच्चों उत्तर दक्षिण में। अगला, किसी धारावाही चालक के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। उससे आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र होता है। किससे होता है? आर के व्युत्क्रमानुपाती। आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों टेस्ला भी होता है। क्या होता है? टेस्ला। याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के 2-3 मात्रक होते हैं। एक तो मैंने अभी बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में ये है तो ये पे टिक करेंगे, अगर ये ना है तो फिर टेस्ला पे टिक करेंगे, अगर ये भी ना है दोनों तो फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पे टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पे। ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है बच्चों? चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है बच्चों? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है बच्चों? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है, सजातीय ध्रुवों के बीच होता है बच्चों प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगला, वैद्युत फ्यूज बना होता है। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तांबे का बना, टीन का और शीशे की मिश्र धातु का। तांबे, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज। सही है बच्चों, एमसीक्यू करने हैं। मैंने फिजिक्स के भी डाल दिए, केमिस्ट्री के भी डाल दिए, बायोलॉजी के भी डाल रखे हैं। सभी बच्चों को यही एमसीक्यू करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू ही नंबर बढ़ाएंगे आपके। अगर आपको टॉपर बनना है तो नंबर कौन बढ़ाएगा आपके? एमसीक्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम में।
सही है बच्चों। मुझे एक लाइन याद आ गई, क्या है बच्चों वो लाइन? अगर आज मेहनत करोगे, अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल सफलता चलकर खुद आपके पास आएगी। अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल सफलता चलकर आपके पास आएगी। सही है बच्चों, आज मेहनत कर लो, सक्सेसफुल अपने आप ही हो जाओगे। आप सक्सेसफुल अपने आप ही हो जाओगे अगर मेहनत करोगे ईमानदारी से। सही है बच्चों, यूं ना है कि ऐसी मेहनत कर ली, थोड़ी ईमानदारी से मेहनत करनी है। एक लाइन और है, क्या है बच्चों कि पढ़ाई में लगाया गया हर मिनट, पढ़ाई में लगाया गया हर मिनट आपके भविष्य में सालों की खुशी देता है। पढ़ाई में लगाया गया हर मिनट आपके भविष्य में सालों की खुशी देता है। सही है बच्चों, ध्यान रखना इन लाइनों को मेरी। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है बच्चों? कौन करता है? घास, बकरी, मानव। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है बच्चों? घास, बकरी, मानव करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से बच्चों? प्लास्टिक की थैलियां, हरे पौधे, लकड़ी, सब्जियां, ये नहीं है, ये प्लास्टिक की थैलियां हैं। अगला है एमसीक्यू, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। जो आहार श्रृंखला होती है प्रथम पोषी स्तर क्या बनाते हैं बच्चों? उत्पादक बनाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? कौन शीर्ष मांसाहारी है? शेर भी है बच्चों, बाघ भी है। शेर भी है और बाघ भी है। जहां शेर आ जाएगा वहां शेर पे टिक करेंगे, जहां बाघ आएगा वहां बाघ पे टिक करेंगे, याद रखना है। अगला है, ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है? ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में जाता है? कितना जाता है वो? 10%। कितना जाता है वो? 10%। परितंत्र का भौतिक कारक है। परितंत्र का भौतिक कारक क्या बच्चों? ताप। ताप पे टिक करेंगे। परितंत्र का भौतिक कारक क्या बच्चों? ताप। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है? कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है? कौन है बच्चों? हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे। अगला, सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का जो परिवर्तन करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, किसके द्वारा करते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। वन, नदी, बगीचा, मरुस्थल। बगीचा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मानव निर्मित वस्तुएं। घास स्थल, वन, मरुस्थल मानव निर्मित वस्तुएं बच्चों। अगला, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन कौन? हरे पौधे और नील हरित शैवाल। आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं बच्चों? हरे पौधे और नील हरित शैवाल। कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? कौन एक परितंत्र में उत्पादक का एक उदाहरण है? शेर, हिरण, हरे पौधे, वर्षा। तो हरे पौधे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय बनाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय करती है? तो किसका करती है बच्चों? ओजोन का। किसका करती है? ओजोन का। अगला, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किसको बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है बच्चों, पराबैंगनी किरणों से। अगला है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है, वह बिंब रहा है। अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब
वास्तविक एवं बिंब के आकार का है और बिंब रखा है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर, किस पर रखा है बच्चों? दर्पण के वक्रता केंद्र पर, इस पर टिक करेंगे। अगला, किसी एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। अगला, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है तो वो लेंस कैसा है बच्चों? अवतल लेंस है। किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है तो वह लेंस है, कैसा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस है। कैसा लेंस है वो? अवतल लेंस है। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? आभासी और छोटा। कैसा होता है? आभासी और छोटा। अगला है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारों के टिमटिमाने की घटना कारण है बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला, एक उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव होता है। एक उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन सदैव होता है एक से कम। किससे होता है बच्चों? एक से कम। अगला, एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस कैसा है? कैसा है बच्चों? उत्तल है। लेंस आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस कैसा है बच्चों? उत्तल लेंस है। अगला है, प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है बच्चों? निर्वात में होती है। निर्वात में, यानी कि हवा में। अगला है, किसी वस्तु का भासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए बच्चों? उत्तल लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा करना है बच्चों? उत्तल लेंस। ऐसी किसी वस्तु का आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का, इसमें कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। उसमें लेंस था, इसमें क्या दर्पण है, याद रखना बच्चों। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है बच्चों? 2f बराबर r। 2f बराबर r, या यहाँ से f का मान निकाल लें, 2 इधर गुना में इधर लेंगे बटे में, तो f बराबर r बटे 2 हो जाएगा। याद रखना है बच्चों। अगला, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम कैसा होता है बच्चों? लाल रंग के लिए। किसके लिए होता है बच्चों? लाल रंग के लिए। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। अगला MCQ है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पिछले बताया था, पिछली बार मैंने, मतलब पिछले MCQ में बताया था बच्चों, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक से एक होता है बच्चों। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? एक होता है। अगला, दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। अगला, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है बच्चों? बैंगनी रंग के लिए। अगला, वायु का वेग, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? अब पीछे बताया था निर्वात में ज्यादा होता है। किस में होता है बच्चों? निर्वात में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि फोकस दूरी का मात्रक होता है। फोकस दूरी का मात्रक होता है। फोकस दूरी का मात्रक बच्चों मीटर होता है, मीटर। नेक्स्ट है, एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है
एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वह दर्पण होता है समतल या उत्तल होता है। समतल या उत्तल पे टिक करेंगे। अगला, वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है बच्चों, ये सभी। तो ये सभी पे टिक कर देंगे। किस पे टिक करेंगे? ये सभी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी, ये सभी पे टिक करेंगे। की इकाई, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, क्या होती है बच्चों? प्रति मीटर। किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है बच्चों? प्रति मीटर होती है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। क्या सत्य होते हैं बच्चों? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, ये सभी। तो ये सभी पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? ये सभी पर। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स के बताने जा रहा हूं बच्चों। किसके बताने हैं? फिजिक्स के। इससे पहले मुझे एक लाइन याद आ गई। क्या लाइन याद है आ गई बच्चों? थोड़ा मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आज समझ गए तो साइंस में अच्छे नंबर लाओगे, और अच्छे नंबर लाओगे और मेरे चैनल का नाम रोशन करोगे। सही है बच्चों? जो बच्चे कमजोर हैं वो घबराइए मत, बस वीडियो पूरा देखें और बार बार इनका रिवीजन करें। वीडियो को पूरा देखें और बार बार रिवीजन करें। इस वीडियो के अंदर बच्चों मैंने क्या होता है जब डाल रखी है, क्या होता है जब अपने आप करोगे इसके अंदर नहीं है। IUPAC नाम डाल रखे हैं, बिंदु संरचना सूत्र डाल रखे हैं। सही है? और अपने चैनल के अंदर मैंने सारी चीज डाल रखी है बच्चों। क्या होता है जब 10th क्लास की, बिंदु संरचना सूत्र, IUPAC नाम। सही है? IUPAC नाम आप कैसे प्राप्त करोगे, ये 3-4 मैंने एक वीडियो में डाल रखी है। IUPAC नाम आप कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब ये, और क्या होता है जब, एक अलग से भी वीडियो डाल रखी है बच्चों, देख लेना। जितनी भी डाल रखे हैं सारी पेपर में आएंगी। IUPAC नाम क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी देखनी है जरूर। 70 में से 70 नंबर आएंगे वे देख लिए तो। वे चीज दोबारा देख ली, 70 में से 70 नंबर आएंगे। ध्यान से देखना पड़ी वो चीज। किसी बच्चे को ना मिले मुझे बता देना कमेंट करके, या मेरा पर्सनल नंबर है 7011912904, इस पे कॉल करके बता देना किसी बच्चे को ना मिले तो। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से आप क्या समझते हो? इनको चित्र द्वारा समझाइए। चित्र द्वारा समझाना इनके नियमों को। दूसरा है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं तथा आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? पहला, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सही है? फिर अगला क्वेश्चन, आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? और निकट दृष्टि दोष का संशोधन आप कैसे करोगे? निवारण कारण जो मैंने करवा रखे हैं सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दिखाइए। अगला, वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है? वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त हुए होते हैं? अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? इसको सत्यापन कीजिए। ओम का नियम क्या है? इसका सत्यापन करना है। और फिर दूसरा प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध क्या है, वो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्न तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्न तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। जीवित तार, भू संपर्क तार, उदासीन तार। अगला है,
चुंबकीय, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर पहला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है, फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला है एक सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए, या बाएं दाएं हाथ का अंगूठे का नियम लिखना है। अगला घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए, इसमें फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके कार्यों को लिखिए। ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व को पर प्रकाश डालिए और इसके कार्यों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए, तालाब पारितंत्र के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर को समझाते हुए उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। पहले खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर को समझाएंगे, फिर उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर लिखेंगे। अगला आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। सही है बच्चों, ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और फिजिक्स के मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाल भी रखे हैं बच्चों। 2 वीडियो के अंदर डाल रखे हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक पहले दूसरे चैप्टर में डाल रखे हैं और एक प्रतिरोध वाले चैप्टर में डाल रखे हैं, वे कर लेना। न्यूमेरिकल भी आएंगे, वे ही कर लेना जो मैंने डाल रखे हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों रसायन विज्ञान के। बच्चों जितने मैंने एमसीक्यू बताए आपको, ये एक एक नंबर में एक नंबर वाले हैं सवाल हैं, ये आपको टॉपर बनाएंगे। अगर एमसीक्यू 20 के 20 हो गए, ये आपको क्या बनाएंगे, टॉपर बनाएंगे। तो एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा फोकस करना है, सही है। और जो बच्चे कमज़ोर हैं वो घबराइए मत, बस वीडियो को बार बार देखें और बार बार रिवीजन करें। कॉपी में लिख के क्या करें, बार बार रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाना है। निम्न जो अभिक्रिया उनको उदाहरण द्वारा समझाना है। कौन कौन सी है, संकलन अभिक्रिया है। संकलन अभिक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। इसका तीसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया। 3 नाम है इसके, संकलन, संयोजन, योगात्मक अभिक्रिया, इसी नाम से भी आ सकता है। अगला वियोजन अभिक्रिया, अगला विस्थापन अभिक्रिया, अगले द्विविस्थापन अभिक्रिया, संक्षारण, रेडॉक्स अभिक्रिया, यशद लेपन, यशद लेपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, ओजोनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया लिख लेना एक कॉपी में, मैंने लिखवा भी रखे आप सभी को। अगला है क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुलीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सही है, ये तो मैंने बताई थी। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। खाने का सोडा या ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, उसके रासायनिक समीकरण और इनके उपयोग लिखने। खाने के सोडे के भी, ब्लीचिंग पाउडर के भी, इनकी बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण, इनके उपयोग लिखने दोनों के। अगला क्वेश्चन है आम्ल और क्षार को उदाहरण से ही समझाइए। आम्ल और क्षार को उदाहरण से ही समझाइए, इसके दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए, निस्तापन, भ्रजन, खनिज, अयस्क, धातुमल। इसको परिभाषा सहित लिखना उदाहरण देकर कि कौन कौन से बच्चों, निस्तापन है, भ्रजन है, खनिज है, अयस्क है, धातुमल है।
अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के दो मिश्र धातुओं के नाम संगठन में उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के दो मिश्र धातु के नाम संगठन में उपयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है संक्षारण से आप क्या समझते हो? इसकी दो विधियों का उल्लेख कीजिए। संक्षारण से आप क्या समझते हो? इसकी दो विधियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए, इनमें सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिखना है, इसके अनुप्रयोग लिखने, फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है जो सक्रियता श्रेणी पर टिप्पणी लिखनी है हमें। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखनी है, इनके प्रकार लिखने हैं हाइड्रोकार्बन के, इनमें अंतर भी लिखने हैं। जैसा मैंने करवा रखा है इस तरह लिखना, बहुत इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन है समजातीय है सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समजातीय का दूसरा नाम है सजातीय श्रेणी, या तो समजातीय आ सकता है या सजातीय आ सकता है। और दहन क्रिया को उदाहरण देकर समझाना। दहन मीन्स जलना। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड तथा कीटोन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की आयुपेसी नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। एल्डिहाइड तथा कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की आयुपेसी नाम पद्धति पर क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इसको बनाने की विधि और मिसेल पर टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण का मैंने क्वेश्चन करा रखा पूरा, उसमें मिसेल का निर्माण भी है, साबुन बनाने की विधि भी है, पूरा करना। अगर 7 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा तो पूरा लिखना है, और या 2 या 3 का आएगा, जितना पूछ रहा सवाल में उसका आंसर वही देना है। अगला एथेनॉल को एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल? एसिटिक अम्ल को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इसका आयुपेसी नाम है बच्चों, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या? एथेनोइक अम्ल। और एथेनॉल को का दूसरा नाम क्या? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का आयुपेसी नाम एथेनॉल है। इन दोनों के बनाने की विधि करनी है, इनके रासायनिक गुण उपयोग लिखने। 2-2, 3-3 करनी है विधि, मैंने करवा रखी है बच्चों 2-2, 3-3 की विधि। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बात याद रखना, क्या बात है कि मेहनत करने वालों को कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से। जो बच्चा मेहनत करेगा उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और जो मेहनत ही ना करेगा वो जो कोशिश ना करेगा वो पीछे हो जाएगा। तो आपको क्या करनी चाहिए? थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, आगे जाने से कोई नहीं रोकेगा। आप सब जरूर पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, बस लगातार पढ़ते रहें। आप सब जरूर पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, बस लगातार पढ़ते रहें। जिनको डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उनके लिए बोल लो मैं लाइन, आप सब जरूर पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, आप लगातार पढ़ते रहना, बस डरना मत। अब जीव विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों कि मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना, मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना कार्यविधि का वर्णन करना है। या ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, या करके चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मानव के पाचन तंत्र का क्या करना है? सचित्र वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका पर अंतर लिखना है। रुधिर तथा लसिका पर क्या लिखना है? अंतर लिखना है, तथा धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। रुधिर और लसिका में अलग अंतर लिखना है, धमनी और शिरा में अलग अंतर लिखना है, इसको लिखना। अगला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को उदाहरण द्वारा समझाना है। पोषण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों को उदाहरण से ही समझाना है। अगला मानव के श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करना है, चित्र बनाकर वर्णन करना है, लिखना है यानी कि। अगला प्रश्न है पादपों में परिवहन जल तथा भोजन, पादपों में परिवहन जल तथा भोजन का वर्णन करना है, इसके महत्व को लिखना है। इसके क्या लिखना है? महत्व को लिखना है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसको उदाहरण से ही समझाना है, इसके प्रकारों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना। अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या लिखना? नाम लिखिए, और जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी करनी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या लिखने? नाम लिखने,
और जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की रचना करनी है। मानव मस्तिष्क की क्या करनी है? रचना करनी है तथा क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन को चित्र द्वारा समझाकर समझाना है और पादपों में उद्दीपन पर टिप्पणी लिखनी है। पादपों में उद्दीपन पर क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन एवं मुकुलन पर टिप्पणी लिखनी है। पुनरुद्भवन और मुकुलन पर क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन। कायिक जनन को बोलते हैं प्रवर्धन। जनन को बोलते हैं प्रवर्धन। कायिक जनन नाम आ सकता है या कायिक प्रवर्धन आ सकता है। क्या है? इसके लाभों को संक्षेप में लिखिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए और इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। पुरुष के जननांग, स्त्री के जननांग को चित्र बनाकर समझाना है, जैसे मैंने करा रखे हैं। अगला प्रश्न, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री के लंब काट का चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री के लंब काट का चित्र बनाइए और वर्णन करना है। फिर या करके पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करना है। ये एक ही है बच्चों, या तो इस तरह पूछ सकता है पेपर में या उस तरह पूछ सकता है। या करके ऐसा पूछ सकता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए और नामांकित चित्र बनाते हुए इसके पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। कैसे पूछ सकता है बच्चों? आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसा पूछ सकता है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना। एक ही प्रश्न है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाना है। मेंडेल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाना है। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को क्या करना है? समझाना है। बच्चों, ये फिजिक्स के आपके विज्ञान के पेपर की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो थी। इसमें एमसीक्यू आ रहे और फिजिक्स के और रसायन विज्ञान के और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर सेट में आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या होता है जो नहीं डाल ली, आईयूपीएससी नाम नहीं डाल ली, बिंदु संरचना सूत्र नहीं डाले। इसके अंदर जितनी मैंने करवा रखी है, एक वीडियो बना रखी है, बल्कि 2 वीडियो बना रखी है इस तरह की मैंने, वो दोनों ही कर लेना। 70 में 70 मारने हैं। 100% कह रहा हूँ मैं, 70 में 70 मारोगे, वे भी कर लिए साथ। और मैंने न्यूमेरिकल की वीडियो भी डाल रखी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो भी डाल रखी है, वे भी कर लेना। जिसको ना मिले मेरे कमेंट बॉक्स में, जिसको ना मिले मुझे कॉल कर देना, मैं बता दूंगा आपको। बट 70 में 70 लाने हैं सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें कि साइंस कंप्लीट। और सभी बच्चे कमेंट में लिखे साइंस कंप्लीट। लव यू, बाय बाय।